ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ की बात छेड़ी थी, तभी से सबकी चिंताएं बढ़ गई थी कि लग रहा है कि अब दुनिया में एक नया वॉर छिड़ने वाला है, और इसे नाम दिया गया टैरिफ वॉर। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया तो उसके बाद दुनिया में बड़ी हलचल तेज हो गई है। लेकिन ये हालात क्यों बने हैं? दुनिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? टैरिफ आखिर क्या है? इसके नियम क्या हैं? कैसे लगाया जाना चाहिए? क्या इसका असर यूएस पर नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव होगा? भारत पर क्या असर होगा? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये टैरिफ है क्या भला, जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अंकुर जी। थैंक यू पुनीत। बेसिकली पूरी दुनिया में इस समय जो एक विषय ऐसा है जिस पे सारी दुनिया की नज़र है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में टैरिफ लगाया है कंट्रीज़ पे, लेकिन इस बार भारत का नाम उसमें सामने आया। तो जब आज सुबह इंडिया में इसकी चर्चा हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो मोदी को अपना दोस्त मानते हैं, भारत की काफ़ी तारीफ भी करते हैं, लेकिन उन पे भी टैरिफ लगाया, तो लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी था कि इंडिया पर क्यों लगाया, और इंडिया पर अगर 26% लगाया है तो वो क्यों लगाया है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। आज हम इन सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा कि टैरिफ क्यों लगाया, देखिए 90s में या 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी की शुरुआत में यूँ कहें, एक जुमला अमेरिका में काफ़ी फेमस हुआ था, जब कहा जाता है कि आई वांट टू लीव अमेरिकन ड्रीम। मैं अमेरिका के एक सपने को जीना चाहता हूँ। और वो सपना क्या है? वो सपना ये है कि अमेरिका की जो धरती है, अमेरिका जो एक कंट्री है, वो दुनिया का सबसे अजीम कंट्री है, और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, स्वर्ग सरीखा। स्वर्ग सरीखा। और जो लोग होंगे अमेरिका के, वो दुनिया में ऐसी चीज़ें बनाएंगे और फिर उन चीज़ों को पूरी दुनिया में बेचेंगे। ठीक। लेकिन इसी 21वीं शताब्दी में एक और देश है दुनिया का जिसका नाम है चीन। उस चीन ने 1967 के बाद कुछ ऐसी तरक्की की कि पूरी दुनिया की जो आंखें थी वो चुंधिया गई। और जो एप्पल का आईफोन अमेरिका में डिज़ाइन हुआ, लेकिन वो मैन्युफैक्चर होने लगा जाके चाइना में। और फिर अमेरिका में जितनी कारें थी, जिसमें जनरल मोटर भी थी, फोर्ड थी, वो धीरे धीरे उनकी फैक्ट्रियाँ भी, या वो उनके भी काफ़ी सामान चाइना में बनने लगा, शिफ्ट होता चला गया, बिजनेस शिफ्ट होता चला गया। कुछ सामान चीन में भी बना, कुछ वियतनाम चला गया, कुछ थाईलैंड चला गया, कुछ कोरिया में बनने लगा। जो अमेरिकन हाउस होल्ड में जो सामान यूज़ होता था, जिसमें वो एलईडी टीवी था, एलसीडी टीवी थे, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन थी, उसमें भी चाइना का कब्जा हो गया, कोरियन कंपनीज़ का कब्जा हो गया, जापानीज़ टेक्नोलॉजी आ गई। तो धीरे धीरे जो पूरी दुनिया का हब माना जाता था चीन, वो सारा सामान दुनिया के बाकी हिस्सों में बनने लगा। उससे क्या हुआ कि उससे ये हुआ कि जो अमेरिका एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो एक पूरी दुनिया में अमेरिकन साजो सामान बिकता था, उसके बाद पिछले 30 या 40 सालों में यूँ कहें कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ थी वो धीमे हो गई। और वो जब धीमे होते चली गई, तो अब सवाल ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, और ख़ास तौर पर रिपब्लिकन्स के लिए। रिपब्लिकन्स ने बार बार ये बात कही, और ख़ास तौर पे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के आज से 20 साल पुराने या 30 साल पुराने वीडियोस भी देखेंगे जो आज वायरल हो रहे हैं ट्विटर पे, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें उन चीज़ों पे टैरिफ लगाना चाहिए जो बाकी जगह बनती हैं, बन के अमेरिका में आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक कारोबारी है, आपको मालूम होगा। आज से 20 साल पहले भी ये कहते रहे हैं कि हमें उन चीज़ों पे टैरिफ लगाना चाहिए जो अमेरिका में पैदा या मैन्युफैक्चर नहीं होती। ठीक है। तो ये पूरा इतिहास है, डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास है। रिपब्लिकन पार्टी में एक अलग नैरेटिव आया कि भाई हम एज ए अमेरिका सुपर पावर, हम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बना सकते? क्या हम सर्विस इंडस्ट्री पर निर्भर रहेंगे? हम जब जनरल मोटर्स
फोर्ड मोटर्स अमेरिका में हैं तो अमेरिका में ही उनकी फैक्ट्री लगनी चाहिए। सेमीकंडक्टर के जो चिप हैं वो ताइवान में ना लगें, वो वियतनाम में ना लगें, वो सेमीकंडक्टर के चिप जो हैं वो इंडिया भी ना लगें, वो अमेरिका में ही लगें। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ताइवान की जो थी वो पिछले हफ्ते वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले। उन्होंने करीब करीब 20 से 22 बिलियन डॉलर का एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट भी लगाने का ऐलान किया। ठीक है। तो ये पूरा टैरिफ का इतिहास है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका की जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अमेरिका में पैदा हों, अमेरिका दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और वो हब कैसे बनेगा? वो हब ऐसे बनेगा कि जब अमेरिका उन कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाएगा जहाँ से ज़्यादा साजो सामान उनके देश में आता है। लेकिन मैं इसको आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जनरल मोटर्स, फोर्ड या जो भी अमेरिकी कंपनियाँ हैं वो चाइना या दूसरी जगह अगर शिफ्ट हुई तो वहाँ उनको फ़ायदा दिखा कि यहाँ इससे बिज़नेस करने के बजाय अगर चाइना में जाकर हम बिज़नेस करते हैं या वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमको सस्ता पड़ेगा, इसलिए गए। और अमेरिका इसका तोड़ टैरिफ से कैसे निकाल सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कॉस्ट कम करने के लिए कंपनियां बाहर गई। चाइना ने पूरी दुनिया में जो अपना कॉस्ट इफ़ेक्टिव मॉडल है वो दिया पूरी दुनिया को समझाया कि देखिए जो आईफोन आपको अमेरिका में 2 या 2.5 लाख का बन सकता है वो चाइना में 1.5 लाख का, 1 लाख का भी बन सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जिद है। अब वो चाहते हैं कि जो चाइना की मोनोपोली है सस्ते लेबर की, चाइना का जो अल्टरनेटिव है सस्ते लेबर का, वो वापस अमेरिका में रेप्लिकेट करे। मजबूर करके अब अमेरिका में फौरी तौर पे अगर हम पिछले अगले 2-3 सालों की बात कहें तो 2-3 सालों में कोई भी प्लांट लगेगा अमेरिका में या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी तो उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी। उसकी कॉस्ट, जाहिर है अमेरिका में लेबर महंगा है, बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, तो चाइना के साथ compete करने में अमेरिका को काफ़ी समय लगेगा। उसका कोई रोड मैप और नहीं है। और 40 साल का जो आपका बीता जमा खर्च है या 40 साल जो पहले नुकसान हो गया उसको आप अचानक से कैसे कवर अप कर जाएंगे? ये मुश्किल काम है, ये काम मुश्किल है। और यही वजह है कि बेसिकली जो टैरिफ लगाने में जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, यानी कि जो अब हम दूसरे सवाल पे इस पे मुझे लगता है आएंगे कि टैरिफ किस हिसाब से लग रहा है। तो वो जो ट्रेड डेफिसिट है जिन जिन कंट्रीज़ के साथ, वो चाहते हैं कि वो ट्रेड डेफिसिट एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, या तो मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा हो जाए, कोई कंपनी निवेश कर दे इतने अरब डॉलर का, या फिर इतने अरब डॉलर का अमेरिकन कंपनी से सामान खरीद ले, चाहे वो महंगाई खरीदना पड़े। अब जैसे इंडिया का अगर हम मोटा मोटा माने कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो 52 बिलियन डॉलर का है, तो अमेरिका ये चाहता है कि आप हमसे जितना 52 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है उतना सामान खरीद लीजिए, टैरिफ हमारा बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज़ है कि मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिकी मार्केट पूरी दुनिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कितना अहमियत रखता है, कितना बड़ा है, क्योंकि यही तो चीज़ें परिलक्षण होंगी। कुल मिलाकर वहाँ पर माल कितनी खपत हो रही है उस सामान की, उसके ऊपर ही तो सारी चीज़ें निर्भर। बिल्कुल, आपका सवाल सही है कि अमेरिका में इंटरनल कंजम्पशन कितनी है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो अमेरिका में चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब आए, वो अभी इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे, ट्रंप भी जानते हैं। तो ट्रंप इसमें क्या कर रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया आप महंगा ही हमारा सामान महंगा है चीन के मुकाबले, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ जो हमारा टैरिफ बनता था, जो उन्होंने फार्मूला लगाया, जो अक्सर बेसिकली फार्मूला सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड इंपोर्ट से डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो टैरिफ है, तो 52% है।
तो इस 52% को वो ये कह रहे हैं कि भैया 52% का हमें टैरिफ था, मतलब हमसे और सामान ले लो, हाँ, इतना सामान और ले लो। 26% हमने केवल 26% का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो 26% का आपके ऊपर टैरिफ है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि या तो हम भी 26% का उन पे इम्पोज कर दें, जो बहुत मुश्किल है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 26% का जो टैरिफ लगाया है, इतना जो ट्रेड डेफिसिट है 26% के बराबर जो बैठ रहा उसको है, इक्वल कर लें हम। उसको इक्वल करने के लिए हम सामान खरीद लें। और सामान क्या हो सकता है? हम जैसा प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, हमसे खरीदिए। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि आप तेल खरीद लीजिए, महंगा खरीद लीजिए, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लीजिए। मतलब कुल मिलाकर जो डिफेंस इक्विपमेंट जो आप आ गए कि अमेरिका इसी के लिए, इसी धंधे के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्होंने F-35 ऑफर भी किया था। आपको जो बातचीत हुई थी इसमें F-35 ऑफर करने का मतलब ये था, F-35 नो डाउट इट इज़ ए स्टील्थ फाइटर प्लेन, दुनिया का ऐसा प्लेन है जो रडार पे नहीं आता, बट ये दुनिया का सबसे महंगा प्लेन भी, फाइटर प्लेन भी है। तो अमेरिका ने आपको ऑफर किया है, यानी कि हमें ऑफर किया है, तो आपको अगर ये टैरिफ से बचना है तो आप ये जो जितना ट्रेड डेफिसिट है उसको आप डिफेंस इक्विपमेंट खरीद के बराबर कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं इस पर आऊँगा, लेकिन WTA की बात चल रही है, उस पर हम आएंगे कि WTA कर क्या रहा है, लेकिन उससे पहले ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सोना जो है, ये सोना बढ़ता जा रहा है लगातार, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, और क्या सोना अब इसी कुछ महीनों के भीतर 1 लाख को पार करने वाला है भारत में? देखिए, अब मैं तो वैसे तो मैं कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, या मैं इस तरह के मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बट जो एक्सपर्ट कहते हैं वो राय मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में आया है, जो इस समय इंडिया में भी, आज अगर हम निफ्टी की बात करें उसमें भी गिरावट देखने को मिली, और अमेरिकन मार्केट सभी प्री मार्केट में अगर हम देखें तो अमेरिकन मार्केट इस समय खुल गए हैं, तो उसमें भी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो जब मार्केट में गिरावट, अनिश्चितता बढ़ती है, तो जाहिर है सोना तो बढ़ता ही है, वहाँ इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, वहाँ करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगले 3-4 दिनों में ये देखना होगा कि टैरिफ वॉर ये जाती कहाँ है, क्योंकि इंडिया पे 26% है, यूरोप पे भी तो 10% लगाया है ना, तो यूरोप भी तो वापस रेसिप्रोकल करेगा। कुछ कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे, तो 4-5 दिनों में जो वोलेटिलिटी है पूरी दुनिया में, जो उथल पुथल होगी, तो इसमें तो अभी सोना और बढ़ सकता है, ऐसा ज़्यादातर एक्सपर्ट कह भी रहे हैं। तो ये 1 लाख आए या 1 लाख के आसपास आए, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये बात भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो सोने का वैल्यूएशन है वो भी ओवर वैल्यूड हो चुका है इसी मार्केट में, क्योंकि किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोने में इतनी तेज़ी आएगी। सोने में इतनी तेज़ी आएगी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत उथल पुथल मची हुई है। एक चीज़ और कि क्या वैश्विक व्यापार में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, कई देश जो हैं आपस में बात करने लगे हैं। हाल ही में चाइना और जापान के बीच भी बातचीत हुई, एक और कंट्री उसमें शामिल थी। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए इस टैरिफ का कोई तोड़ निकालने की कोशिश हो रही है, या फिर ये एक टैरिफ वॉर में तब्दील हो जाएगा? नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी ये चलता रहेगा। पहले तो अभी अमेरिका की बारी है पूरी दुनिया में, तो अब इसका दूसरा वर्जन शुरू होगा जब यूरोपियन कंट्रीज या चाइना लगाएगा, ब्रिटेन लगाएगा। तो हाँ। लेकिन चाइना उस तरह का टैरिफ नहीं लगा सकता अमेरिका पे, क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट है उनका, सबसे ज़्यादा यूएस और चाइना के बीच में। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि चाइना दूसरे तरीके से इस वॉर को हैंडल करेगा। वो ये करेगा कि जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है अमेरिका की, उसको प्रभावित करेगा। वो फार्मास्यूटिकल्स हो सकती हैं, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। एपीआई बेसिकली वो होता है कि जो दवाई का जो रॉ मटेरियल बेस होता है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अमेरिकन कंपनीज़ के लिए तो वो उस पर वो तंग करना, तो अमेरिका दूसरे तरीके से तंग करेगा। तो ये टैरिफ वॉर अभी चलेगा। ये मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने में जाके कुछ सेटल होगा, क्योंकि फिर
एक लेवल ये भी आ सकता है कि ट्रम्प बाद में कुछ कुछ कंट्रीज़ को रियायत भी देना शुरू करें, जिनके साथ उनका बैलेंस होता जाएगा। जैसे अगर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने सपोज करो कोई डिफेंस डील कर ली तो इंडिया को थोड़ा राहत दे देंगे। फिर यूरोप ने किसी और तरीके से उनको मना लिया तो वो यूरोप को राहत दे देंगे। तो ये 6-8 महीने तक तो ऐसे ही चलेगा। 6-8 महीने तक ऐसे ही चलने वाला है। WTA की बात मैं इसलिए आपसे छेड़ रहा था क्योंकि 1998 अगर 95 मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, WTA आया अस्तित्व में। और अभी चाइना ने हाल ही में जब ये टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया था तो चाइना ने कहा था कि हम WTA में जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूँ तो अब यूएन भी है, हमास और इजराइल का युद्ध जो लड़ाई छिड़ी उसके बाद तो यूएन में भी सिक्योरिटी काउंसिल भी है। तो ये चीज़ें अब इररिलेवेंट है। अब ट्रंप बेसिकली जो उनके दो मेन फोकस पॉइंट है, एक तो टैरिफ की बात वो करते हैं, दूसरा ये है कि जो डॉलर की एज ए यूनिवर्सल करेंसी को लेके वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में डॉलर में ही ट्रेड हो। तो इसको लेके कुछ कुछ कंट्रीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका काउंटर कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसको काउंटर करना उतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि यूएस के इस टैरिफ वॉर को काउंटर करने के लिए जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं। यूएस की जो मोनोपोली है पूरी दुनिया में सर्विस इंडस्ट्री में है, तो पूरी दुनिया में जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो सर्विसेज देती हैं, तो वहाँ कुछ कुछ चीज़ें करेंगे। जो चाइना हो गया, इंडिया हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ अपना जो उन्हें नुकसान होने वाला है उस नुकसान की भरपाई वो सर्विस इंडस्ट्री में लेके करेंगे। तो बेसिकली ये टैरिफ वॉर का जो मैंने बताया था कि रीजनिंग इसकी क्या है, इसकी रीजनिंग सीधी सीधी ये है कि अमेरिका में जो 4-5 सेक्टर हैं, ऑटो, स्टील, शिपिंग और पेट्रोलियम, एनर्जी, इन सेक्टर्स को यूएस चाहता है कि इन सेक्टर्स में उसके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब पैदा हो, बाहर की कंपनियां निवेश करें, या एक सेमीकंडक्टर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, बाहर की कंपनियां आएँ यहाँ पे प्लांट लगाएं। तो अब ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अगर 6 महीने में सपोज करो नहीं, बाहर की कंपनियां अगर यूएस जाएं, प्लांट लगाएं, ये मतलब कोई आसान काम नहीं है ये। अब देखो उन्होंने किया है ना, वहाँ भर्तियां करनी होंगी। नहीं हुंडई और ताइवान की एक बड़ी कंपनी है, नाम मैं भूल गया, सेमीकंडक्टर की एक चिप कंपनी है। वो 2 कंपनीज ने तो ऐलान कर दिया ना पिछले महीने कि हम यूएस में इतने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो 15-20 इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े और आ जाएं तो अमेरिका को फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए होगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना, उसका काम करना शुरू करना, प्रोडक्शन, ये बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो इसमें टाइम लगेगा। तो वो 2-3 साल मान के चलिए, कोई भी बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे काम लगेगा। दूसरी बात ये है कि अमेरिका वो अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब जैसे BYD की अगर मैं बात करूँ, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि चीन की एक इलेक्ट्रिक कंपनी है BYD, और वो जिस तेज़ी से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनीज के लिए भी चुनौती है, खासतौर पर टेस्ला के लिए। 5 मिनट में चार्ज हो जाना, और फिर उसमें वो फीचर्स होना जो किसी और कंपनी में नहीं है। फिर आपने सोशल मीडिया वीडियो भी देखे होंगे कि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उन पे भी वो ऐसे चली जाती है जैसे पानी की तरह चली जाती है। तो जब चाइना इतनी तेज़ी से इनोवेट कर रहा है तो अमेरिकन कंपनीज़ के लिए उस कैपेसिटी में इनोवेशन करना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। तो यही वजह है कि वो चाहता है कि दुनिया भर में जिस कंट्रीज़ के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट हो, तो उस ट्रेड डेफिसिट को भी पूरा करने के लिए वो अमेरिकन कंपनीज सामान खरीदना शुरू करें। तो टेस्ला, सपोज करो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर भारत में करीब 30-40 लाख कारें बिकती हैं हर साल, तो अगर इंडिया को अपना कुछ टैरिफ का ये बैलेंस करना है तो कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लो, 1.5 लाख के करीब टेस्ला गाड़ी खरीदी जा सकती हैं। तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो यही यूरोपियन कंट्रीज करेंगे, अमेरिका के साथ अपना ट्रेड, मतलब ये बार्टर वाला मामला है बेसिकली। वो बेसिकली यही है टैरिफ। लेकिन मैं WTO पर इसलिए आ रहा हूँ फिर से एक बार कि उसमें तो एक परिभाषा गढ़ी गई है कि भाई विकासशील और विकसित देश जो हैं
वो अलग अलग हैं और विकासशील देश अपने हिसाब से टैरिफ को लेकर उसमें ऊंचा नीचा कर सकते हैं क्योंकि उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो। ये सब चीज़ें क्या अमेरिका को प्रभावित करेंगी या फिर अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आते ही ट्रंप ने क्या किया, पेरिस समझौते से हटे। तो WTA हो, किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के आज सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो साफ तौर पे टैरिफ की बात कर रहे हैं कि अमेरिकन सामान क्यों नहीं बिक रहा। तो यही वजह है कि ये WTA वगैरह जो है उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। वो उनकी अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, अपना इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, ये दूसरा नारा, वेल्दी अगेन ये दूसरा नारा दिया। एक चीज़ और कि इम्पैक्ट अभी फौरी तौर पर मैं जल्दी से समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका पर इसका इम्पैक्ट, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स जो है उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि अब वहाँ पर 35% मंदी के आसार बढ़ गए। मतलब पहले 20% था जो कि 15% उन्होंने बढ़ा दिया। इसका असर अमेरिका पर अभी निगेटिव फौरी तौर पर हो सकता है? बिल्कुल। देखो, कुछ तो वॉलेटिलिटी आएगी। अभी अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में गिरावट है और ये जो गिरावट है इसके बाद कई ऐसी कंपनीज होंगी जो चाइना से सस्ता माल खरीदती भी हैं, है ना, और यूएस में अपना कारोबार करती हैं या बाकी और कंट्रीज़ में सप्लाई करती हैं। तो ये पूरा सिस्टम तो गड़बड़ा जाएगा ही, तो इसका असर तो पड़ना तय है। मंदी आएगी नहीं आएगी ये अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, महंगाई तो बढ़ रही है। ये बात ज़रूर है कि अमेरिका में फ़िलहाल फौरी तौर पे अगले 6-8 महीने ऐसे उथल पुथल भरे रहेंगे। एक सामान्य तौर पर मैं समझूं तो अमेरिका में अगर कोई बैठा व्यक्ति है जो वहाँ पर बिजनेस कर रहा है, चाइना से सस्ते में माल ले रहा है, अब उसको माल महंगा मिलेगा, और अगर वो सस्ते में ले रहा है और बाहर महंगे में बेच रहा है तो उसको माल महंगा लेना पड़ेगा और साथ ही साथ और टैक्स लगा के बाहर और महंगा बेचेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि बजाय चाइना से लेने की बजाय या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करने की बजाय आप यहीं पे बनाएं। ये भी एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक टैरिफ यही तो होता है। जब हम किसी कंट्रीज़ कोई सस्ता सामान बनाते हैं तो उस पर ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है, टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंट्री के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने। वो माल को अमेरिका में बनाए और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन ऐसे ही अमेरिका को फिर वो जो प्रोटेक्शनिज्म होता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को कुछ और रियायत भी देनी पड़ेगी ताकि वो कोस्ट इफेक्टिव बना सके। अभी की जो पहली वेव है, बेसिकली मुझे लगता है कि ये कई वेव्स में आएंगी। पहली वेव तो ये है कि आपने टैरिफ लगा दिया। दूसरा ये है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं आपको उनको भी छूट देनी पड़ेगी ताकि वो कोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट जो चाइना बनाता है, लेकिन लेबर तो महंगा है, वो भी देना पड़ेगा। लेबर की बजाय उन्हें किसी और चीज़ों में कंपनसेट करना पड़ेगा, किसी और चीज़ों में करना। हाँ, हो सकता है कि नई टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, कुछ ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देनी पड़ेगी या कुछ और चीज़ों में रियायत देनी पड़ेगी, क्योंकि लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए क्योंकि चाइना भी ऐसा नहीं है कि आप चाइना को राइट ऑफ कर देंगे। जैसा मैंने कहा, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसमें चीन का बड़ा हिस्सा है। चीन है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाइना की सप्लाई चेन के बगैर बन ही नहीं सकते आज का टाइम में, जिसमें फार्मा भी है। तो चाइना वहाँ भी तो तंग करेगा, फिर आपको साथ वहाँ चाइना से नेगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और कि भारत पर इसका इम्पैक्ट निगेटिव होने वाला है और बहुत ज़्यादा निगेटिव होने वाला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, टैरिफ बढ़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है, नो डाउट कि टैरिफ बढ़ा है। हालांकि लोग 52% से 26% जब हुआ तो सोशल मीडिया पे कहने लगे कि वो हो गया। फिर जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो कहते हैं कि डिस्काउंटेड है ऑलरेडी, सबको पता था टैरिफ लगने वाला है तो ठीक है, लग गया कोई बात नहीं, मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, टैरिफ के अपने इम्पैक्ट आएंगे। जैसा मैंने डिस्कस किया कि हमारे जो 30 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा। वो ऐसे हो सकता है कि इंडिया को ज़्यादा परचेज करना पड़ेगी, हो सकता है महंगे भी खरीदने पड़े।
तो ये असर तो होगा इकोनॉमी पर, ऐसा नहीं है कि असर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि मार्केट पे भी असर होगा। जो भारतीय शेयर बाज़ार है, जिसने अभी निफ्टी की अगर हम बात करें तो 26,000 के बाद तक का हाई लगाया था, उसके बाद लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि ट्रंप के आने के बाद तो वोलेटिलिटी भारतीय बाज़ार में देखने को मिली ही है। तो आगे भी अभी कोई ऐसी अच्छी पिक्चर तो हमें देखने को नहीं मिल रही कि कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि बीटीए मतलब वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर यूएस के साथ हो जाता है तो शायद उससे कुछ अभी बातचीत होगी। अब जैसे क्वाड को लेके अभी अगले हफ्ते वहाँ के कुछ मिनिस्टर आएंगे, फिर उसके बाद जेडी वेंस आएंगे, उसके बाद फिर ट्रेड को लेके जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत हो। तो मैं हमेशा इस बात को ऑप्टिमिस्ट ये हूँ कि टैरिफ वॉर की एक वेव ज़रूर पूरी दुनिया में चलेगी, लेकिन बाद में अमेरिका को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप अपना सामान ज़बरदस्ती किसी को बेच पाएंगे। कुछ सामान तो आपको भी खरीदना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप अब नहीं बनाते। पिछले 30-40 सालों में पूरी दुनिया में बदलाव हुआ है, और पूरी दुनिया में अब चाइना भी ऐसा एक कंट्री है जो एक पूरी दुनिया में एक विकल्प के तौर पे उभरा है। तो आप किसी को ऐसे राइट आउट तो नहीं कर सकते, तो राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका टैरिफ के बाद फिर कुछ रियायत देना भी शुरू करेगा, जब उसको लगेगा कि जहाँ जहाँ दे सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हम कितना निर्भर हैं अमेरिकी सामान पर, और वैसे तो ये कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो और आने वाले वक्त में बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जैसा कि आपने बताया कि चाइना के बगैर कुछ काम, तो अमेरिका के बगैर काम ना बने? देखिए अभी तो देखिए अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 90 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं, 40 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो अंतर है 30-40 बिलियन तो लगा है इसीलिए लगा है। तो 90 बिलियन का जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, तो नुकसान तो देखो हमें होगा, अमेरिका को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा है कि सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा हमारा ऐसे एक्सपोर्ट होता है यूएस के साथ, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं ज़्यादातर आउटसोर्स करती हैं, वो है। तीसरा ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उन्होंने अब यही कहा है कि अब आप जितनी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आप हमसे पूरी कीजिए। तो भारत को वो इम्पैक्ट कैसे कर सकता है कि भारत को मजबूरी में तेल खरीदना पड़ सकता है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ सकते हैं। ये दो सेक्टर तो इमीडिएट फौरी तौर पे हैं। अमेरिकन कंपनीज़ को मौका दिया जा सकता है इंडिया में कि आप बिना किसी प्लांट लगाए आप अपना सामान बेचिए। जैसा कुछ पिछले हफ्तों आपने देखा भी होगा कि टेस्ला ने कुछ लोगों की भर्तियां भी की। मुंबई में आई थिंक 12 या 14 लोगों की भर्ती हुई, प्लस स्टारलिंक को लाइसेंस मिला। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें हर कंट्रीज़ करेगी, नेगोशिएट करेगी। तो ये नेगोशिएशन है वर्ल्ड पावर के साथ, तो ये नेगोशिएशन होगा, टैरिफ में छूट मिलेगी। आप ऐसा कीजिए तो 5% टैरिफ कम कर देते हैं, इन चीज़ों पे कम कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे ये सब मामला अभी चलता रहेगा। ठीक है, तो मामला अभी चलता रहने वाला है। वैश्विक रूप से अलग अलग प्रतिक्रियाएं ज़रूर सामने आ रही हैं। ईयू की तरफ से भी कहा गया कि हम जल्दबाजी में कुछ फैसला नहीं लेंगे, बहुत शांति धरकर अभी अप्रैल के मिड और अप्रैल के लास्ट तक, आखिर तक हम कोई जवाब देंगे। ब्रिटेन ने भी कहा है कि ये अगर ऐसा होता है तो अच्छा नहीं होगा, कीर स्टारमर ने कहा, लेकिन हाँ हम इसके ऊपर विचार करेंगे और इसका कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। फौरी तौर पर तो ज़रूर मार्केट में उथल पुथल, और जैसा कि अंकुर जी बता भी रहे हैं कि ये 5-6 महीनों तक तो ये चलेगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें सेटल करने का काम शुरू होगा। अब देखते हैं कितनी जल्दी सेटल होती हैं चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल तो उथल पुथल बड़ी मची हुई है। नज़र तो हमारी भी है, आप भी नज़र रखिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर हो गया, लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।